नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अभी बस्तर के बीजापुर में हैं। लगातार तकरीबन 10 दिनों से बस्तर में घूम रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो नक्सलवाद का प्रभाव है वो ज़मीन पर कम होता नज़र आ रहा है। मगर उसके साथ साथ कुछ ऐसी नई समस्याएं भी नज़र आईं जिसके बारे में हमें लगा कि उसे डिस्कस करना चाहिए। अभी हमारे साथ बीजापुर के स्थानीय विधायक विक्रम मांडवी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे नई समस्याएं उपज रही हैं। जैसे बहुत जगह से खबरें आई कि जंगल का कटाव हो रहा है और कुछ बाहरी लोगों को ज़मीनें दी जा रही हैं और नई कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं। तो ये तमाम बातों पर हमें लगा कि एक बार यहाँ के स्थानीय विधायक से बातचीत करनी चाहिए। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से। अ, अभी की जो स्थिति है बस्तर की, और ख़ास करके अभी हम जहाँ पर बैठे हैं बीजापुर में, कुछ जगहों पर मैं गया घूमने के लिए तो देखा कि वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी समाज है, वो नाराज़ नज़र आ रहा है। और सरकार के प्रति जो विश्वास होना चाहिए ऐसे समय में जब नक्सलवाद ख़त्म हो रहा है इतने लंबे वक्त के बाद, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो एक विपक्ष के तौर पर अभी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, लगातार बीजापुर में जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि बस्तर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसमें भी सबसे ज़्यादा बीजापुर प्रभावित क्षेत्र है। और वर्तमान समय में कहीं ना कहीं नक्सलवाद का जो एक प्रभाव कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद का बस्तर कैसा हो, उसके बाद का बीजापुर कैसा हो, उसके बाद हमारी स्थितियाँ क्या होगी, इस वजह कहीं ना कहीं यहाँ का आदिवासी, यहाँ के हम सब लोग थोड़ा सा आशंकित हैं, या बोलना चाहिए थोड़ा सा विश्वास के साथ हम अपने आप बात को नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान समय में एक तरफ जो नक्सलवाद कम होने की बात कर रही है सरकार, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर उन क्षेत्रों में कल तक जहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव था, वहाँ पर आज वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर पहुँच अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करने का काम शुरू कर रहे हैं। और वो पेड़ काट रहे हैं जिस पेड़ों को वहाँ के आदिवासी ग्रामीणों ने वर्षों से जीवित रखा, वर्षों से उनकी रक्षा की। आज उनके सामने उन पेड़ों पर कटाई करने का काम वन विभाग के लोग कर रहे हैं। तो कहना चाहिए इससे आदिवासी नाराज है, वहाँ के जो रहने वाले लोग नाराज हैं और परेशान हैं। और दूसरी बात, जमीन की अगर बात करूँ तो जमीन भी बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में जो उद्योगपति कहें या बड़े बड़े ठेकेदार कहें या बड़े पैसे वाले कहें, उनका लगातार उन क्षेत्रों में पहुंचना हो रहा है। एक तरह से आक्रमण कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे जो ज़मीन है जिनको मैंने लगातार मैं लंबे समय से उठा रहा हूँ। इंद्रावती नदी के उस पार का जो क्षेत्र है, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में सरकार की पहुँच नहीं थी, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उद्योगपति जमीन लेता है। ये कैसे संभव है जबकि आपके यहाँ पेशा कानून है? हाँ, यहाँ पे स्थानीय जो समितियाँ होती हैं, ग्रामीण समितियाँ, उनकी सहमति के बगैर तो यहाँ कुछ किया नहीं जा सकता। फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई 100 एकड़ 150 एकड़ ज़मीन यहाँ पर परचेज कर ले रहा है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, यही बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज वो उद्योगपति या वो पैसे वाले किस उद्देश्य के साथ वो जमीन ले रहे हैं और किनका संरक्षण उनको मिल रहा है। उसके बाद आज हमने लगातार बात को उठाया, ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, विरोध किया। उसके बावजूद भी आज पर्यंत कोई कार्रवाई नहीं होना, ना उनकी ज़मीन वापसी होता है, ना वो जो उद्योगपति या फिर ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर को लेकर, बस्तर के आदिवासियों को लेकर कितना सरकार गंभीर है। पूरा वर्तमान समय में ये स्थितियां निर्मित हो चुकी है, जल जंगल जमीन बस्तर के खतरे में है। लगातार यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति खतरे में है। आज आदिवासियों को तो ठीक है, हम भी सब चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, बस्तर में विकास हो, हम सब चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बस्तर की संस्कृति कैसे बचे, बस्तर से जल जंगल जमीन कैसे बचे, बस्तर के आदिवासी कैसे बचे, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान समय में दिख रहा है हमको। अभी जो डेवलपमेंट के नाम पर स्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह से काम हो रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बढ़ रही हैं, और भी आपने बताया कि बाहर से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुतों के मन में शंका थी कि जब नक्सलवाद ख़त्म होगा तो जो यहाँ की ज़मीन है, यहाँ का जो जंगल है, सरकार उद्योगपतियों के हाथों में सौंपेगी।
तो क्या ये जो शंका थी, ये जो डर था लोगों के बीच, क्या वो यहाँ पे अभी सच होता नजर आ रहा है? बिल्कुल वर्तमान समय में जिस तरीके से जो जमीन बड़े पैमाने पे उद्योगपति और बड़े बड़े ठेकेदार पैसे वाले ले रहे हैं और जो पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ग्रामीणों का विश्वास जीतने में काम नहीं हो रहा है, तो इससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण देने का काम सरकार के हाथों चल रही है। मुझसे बार बार जब मैं आदिवासियों से यहाँ पे मिल रहा था, चर्चा कर रहा था, तो इस विषय पर बार बार वो ये कहते नजर आ रहे थे कि जब तक नक्सलवाद रहा तब तक पेड़ नहीं काटे जा रहे थे। ठीक है, अब इस बात को किस तरीके से लिया जाता है वो अलग विषय है, मगर उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि जब तक नक्सलवाद था हमारी जो जंगल है उसको नहीं काटी जा रही थी, मगर अभी जैसे ही उसका प्रभाव कम होने लगा, अभी जो फॉरेस्ट विभाग है यहाँ पर पेड़ों का काटना इन्होंने शुरू कर दिया है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं मैं उसको तो नक्सलवाद के वजह से तो नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डर के वजह से उन क्षेत्रों में ऐसे कोई भी लोग जा नहीं पाते थे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे पेड़ गलत कामों में रहने वाले जो लोग हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव कम हुआ है, तो वर्तमान समय में सब लोग उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं किसी न किसी रूप में। कोई ज़मीन ले रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, कोई जंगल कटाई का काम कर रहा है, कोई और दूसरे उद्योग ले जाने की बात कर रहा है। तो बहुत सारे लोग उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे लोगों में थोड़ा भय, अंदरूनी भय पैदा हुआ है कि आने वाला समय हम कैसे इस क्षेत्रों में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृतियों को कैसे सुरक्षित रखें, ये सोच तो ले जाकर कहने के लोगों में डर भय तो है वर्तमान समय में। जब हम आपके यहाँ आए तो आपने एक कंपनी को लेकर के चर्चा की, जो कंपनी यहाँ से माइनिंग करेगी और लोहा यहाँ से ले जाएगी और उसका जो कचरा होगा वापस इधर आपके यहाँ बीजापुर में उसको फिर से डंप किया जाएगा यहाँ के ज़मीनों पर। थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जो अर्सल मित्तल जो कंपनी है, जिन्होंने पाइपलाइन के वेसार, जिन्होंने पाइपलाइन के माध्यम से बैलाडीला से जो लोहा शायद विशाखापट्टनम ले जा रही है, जो लंबा स्लरी पाइपलाइन जिसको बिछाया है 450 या 500 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में है, लेकिन वो जो वापस पानी के दबाव से लोहा ले जाएगा और वो पानी फिर वापस हमारे बैलाडीला पहाड़ में आएगा, दंतेवाड़ा जिले में आएगा और उस पानी का जो दाद होता है वो वापस वहाँ छोड़ रहा है। आप लोहा तो ले जा रहे हैं, लेकिन वो पानी वापस ले रहा है। तो सबसे बड़ी पानी का जल स्तर, बड़े पैमाने पे पानी उसमें इस्तेमाल होगा। दूसरा चीज़ वो जो पर्यावरण नुकसान हो रहा। तीसरा वो जो डस्ट है, डस्ट वापस फिर इसी जा रहा है, तो डस्ट का जो ढाद है पूरे क्षेत्रों में फैलेगा। इसमें बस्तर को क्या मिल रहा है? देखिए, बस्तर पे कुछ नहीं मिल रहा है। आज जब जो उस पाइपलाइन जो मुझे जानकारी मिली है कि एक बड़ा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में अनकोनी पल्ली वैसे कुछ गाँव है, वहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ पर खोल रहा है, तो वहाँ पे शायद 40,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपके यहाँ कितने लोग? हमारे यहाँ मात्र 50 लोगों के अंदर भी रोजगार मिल रहा है। कंपनी बस्तर का लोहा वो पाइपलाइन से ले जाता है और बस्तर के लोगों को मात्र 50 लोगों को नौकरी मिलता है, रोजगार मिलता है, और वहाँ 40,000 लोगों को रोजगार मिलता है। और वापस जो पूरा जहर निकलेगा वापस बस्तर में आ रहा है, आपके बस्तर में डाल दिया जाएगा। आप अनुमान लगा लीजिए, ये बस्तर है और इस तरह से शोषण बस्तर का हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं आपके यहाँ, और हम ये कह सकते हैं कि जो आदिवासी समाज है उसके साथ बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। ऐसे में जो यहाँ का विपक्ष है वो क्या कर रहा है? सरकार बिल्कुल सुन ही नहीं रही है क्या विपक्ष की? देखिए, विपक्ष के हैसियत के साथ साथ मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। पिछले मैं 2 बार से लगातार चुनाव जीता हूँ और लगातार जहाँ भी इस तरीके से बात होती है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे विपक्ष सरकार बीजेपी की रही हो, मैं अपनी बात हमेशा अपने कहते हैं। लेकिन सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? लगातार हम अपनी बात तो रख रहे हैं, निवेदनों के आवेदनों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रहे हैं, बड़े बड़े जो मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं, जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जब सरकार सुनना ही नहीं चाहता है तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम तो अपनी बात रख रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष की हैसियत से, एक स्थानीय जनप्रतिनिधि हैसियत से, विधायक की हैसियत से हम अपनी बात रख रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही तो हम कहाँ जाएं? तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें घट रही हैं आपके आसपास में, तो उसको लेकर के क्या आपको, आपकी बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सुनना ही नहीं चाहता है। मेरी ही बातें नहीं, यहाँ सभी, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, आदिवासी समाज अपना विरोध करता है, मैं अपने विरोध करता हूँ, इस तरह ग्रामीण अपने विरोध करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता विरोध करते हैं। किसी भी बातों को सुनने का काम, मीडिया भी अपनी बात रखती है, कि सुनने का काम सरकार नहीं कर रही है। ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करते हुए यहाँ के जल जंगल जमीन को उद्योगपतियों को सौंपने का काम, बड़े बड़े पैसे वालों को सौंपने का काम बस्तर में हो रहा है।
तो बस्तर को लेकर के जो हमारा अनुभव है वो यही कहता है कि बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव तो कम हो रहा है, मगर जो अन्य घटनाएं घट रही हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे विधायक जी के साथ, वो बड़ी चिंताजनक है। चिंताजनक इस मायने में है क्योंकि बस्तर के लोगों को, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। इसी पर हम यहाँ के स्थानीय विधायक विक्रम मांडवी जी से चर्चा कर रहे थे। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।